वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे झूठे बयानिए की, यूट्यूबर्स की जो झूठा बयानिया स्टेट मुखालिफ बयानिया बयान करते हैं, और इसके अलावा जो सहाफ़त का लबादा ओढ़े सियासी कारकुन हैं, उन्होंने जो यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं और उस पर जो है झूठा बयानिया बेचने की कोशिश करते हैं, और अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूमती इनकी ये यूट्यूब सहाफ़त जो है वो असल सहाफ़ियों की भी आवाज़ बंद करती जा रही है। शिदा साहब, सच बोलने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? देखें, सच बोलने वाली मेरा तो नहीं ख्याल कि अभी इतना टाइट पोजीशन है सहाफ़ियों की इस दौर में। हाँ, अलबत्ता कुछ जर्नलिस्ट जो है जेन्युइन काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो सच बोलते हैं, सच की सहाफ़त करते हैं। हमने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नाम लिए बगैर मैं कहूँगा कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनकी सच्ची खबरों को भी रोका गया तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए और फिर उन्होंने वहाँ पे, तो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच की आवाज़ को दबाया जाता है? ये देखें काशिफ साहब, इस हर हुकूमत कोई भी हो उसको अपनी थोड़ी बहुत तो फेवर चाहिए होती है। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ें जो है 100% दुरुस्त हो सकती हैं। हुकूमत को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि वो अपने ऊपर जो तनकीद होती है उसको मुस्बत अंदाज में ले, ये नहीं कि कोई अगर सच बोल रहा है तो कि उसका गला दबाने की आप कोशिश करें। ठीक है, आप फेक न्यूज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, आप जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उसके ऊपर भी आप एक काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अलबत्ता जो सही काम करने वाले सहाफ़ी हैं, हमने आए रोज़ ये देखा है कि मुख्तलिफ जो बीट के ऊपर काम करने वाले हैं, ख़ुसूसन जो क्राइम की बीट करते हैं या कोई इस तरह की बीट जिसमें से कोई स्टोरीज़ निकल सकती होती हैं, उन सहाफ़ियों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उनको पकड़ भी लिया जाता है, उनको आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जाती है। और ये जाली यूट्यूबर्स की वजह से असल सहाफ़ी भी जो है वो और वो फिर इस तरह के सहाफ़ी जो है वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं जब वो देखते हैं कि हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करी। हालांकि जो प्रोटेक्शन एक्ट बिल है वो आपने दे दिया, आप जिस वक्त सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं तो आप बड़े दावे करते हैं कि हम सहाफ़ियों को जो है हर तरह की प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। मगर वही आवाज़ अगर किसी तौर के ऊपर आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी तनकीद करती है और वो जायज़ तनकीद हो और आपको मुस्बत अंदाज़ दिखाना चाहे तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक एक्सट्रीम का एक हिस्सा है कि जिस वक्त वो कोई उसकी सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है वो फिर नेगेटिविटी में चला जाता है। वो फिर यूट्यूब में जाता है तो वहाँ जिस वक्त देखता है कि यहाँ तो बिकते ही नेगेटिविटी है, वो फिर उसको बेचता है। मतलब यूट्यूब सहाफ़त जो है जिम्मेदारी से आरी हो चुकी है, इसको आप कह सकते हैं। अभी आप ये देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है या जो सच बोलने वाला है उसके फिर चैनल को भी तो कोई नहीं ना देखता जी। जो यूट्यूब के ऊपर आपका अल्फाज आ जाएं जी, सियासत, झूठा बयानिया, रियासत के खिलाफ बयानिया, उसको जनाब आप एक वो थंबनेल बना के जिस लगाते हैं वो वहाँ पे आपको नहीं लगता ये वही लोग हैं जो सियासी यतीमी का शिकार हैं और अब नफरत बेच रहे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी आप ये देखें, कल परसों एक खबर चल रही थी थोड़े दिनों से कि वो भी एक फेक न्यूज़ से का ज़रिया बनी है यूट्यूब के ऊपर, वो काफ़ी लॉन्च हुई कि जो रियासत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो आसिफ अली जरदारी को हटाकर तो ख़ुद सदर बनना चाह रहे हैं, और ये भी कि जी वो 27वीं आइनी तरमीम जो है वो बहाल कर रहे हैं जिसके तहत जो सदर को इख्तियार होगा कि पार्लियामेंट को वो तोड़ दिया जाए। वो भी इस तरह की वो फेक न्यूज़ बाहर आई। उसके ऊपर फिर वज़ीर दाखिला ने अपना एक ट्वीट किया, ट्वीट करके उनको बताना पड़ा कि ये देखें कि ये फेक न्यूज़ है, इसका इस सिस्टम में कोई तलक नहीं है। तो इस तरह की जो एक चीज़ है वो क्रिएट कर दी जाती है। अच्छा, वो जिस वक्त क्रिएट होती है वो माशरे में इंतशार फैल जाता है। माशरे में जिस वक्त इंतशार फैलता है वो जाहिर है फिर जो सच्चा झूठा है वो फिर एक दफ़ा पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था और आपसे मैंने पूछा था, आपको नहीं लगता कि ऐसी झूठी खबरें और मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो हमारी नई नस्ल को तबाह कर रही है, गुमराह कर रही है? देखें, इसके लिए हुकूमत ने अभी तक कोई बेहतरीन इकदाम नहीं उठाया, जिसकी वजह से ठीक है आप फेक न्यूज़ के ऊपर एक टेक्नोलॉजी जो तरफ गए थे चीन में वो ला रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी आप ला रहे हैं। नहीं, हमें ये जो आप जो काम करते हैं वो आप करें, हमें आप जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप प्रोवाइड करें। बेसिक लेवल से, बच्चों के स्कूल के लेवल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज में आप उनको ऐसा एजुकेट करें जिससे हमें हक सच की जो है ना वो बात पता लग सके। ऊपर से मुसीबत ये हुई है कि आपको मालूम है कि AI भी आ गई है। उस AI ने आके तो मज़ीद जो थोड़ा बहुत कसर रह गई थी वो भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप अपना जो सेल फ़ोन है जिस वक्त आप उसको हाथ में लेते हैं, वहाँ पे आप जिस वक्त कोई चीज़ देखते हैं तो आपको वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं कि हम आपको AI सिखाते हैं, बंदा तो पहचान ही नहीं सकता।
تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو یہ چاہیے. آپ فیک نیوز پہ پابندی لگاتے ہیں لگائیں, آپ ایسے یوٹیوبرز پہ پابندی لگاتے ہیں لگائیں, لیکن کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں, کوئی ایک ایسی چیز بنائیں جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے اس کو معلوم ہو سکے کہ فیک نیوز کیا ہے, کہ یہ خبر اصل ہے یا نقل ہے. ایسی کوئی چیز ایپ ان کو لانچ کرنی اب چاہیے. آپ کو نہیں لگتا یہ سستی شہرت اور ڈالرز کی بھوک جو ہے ملک دشمنی کی حدیں کراس کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہیں. آپ دیکھیں نا فارن فنڈنگ کہاں سے لے رہے ہیں, یہ اسی ڈالرز کی بھوک ہے, یہ اسی سستی شہرت کی بھوک ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ کے سوال میں بڑی ایک اہم چیز ہے کہ اس سستی شہرت کی وجہ سے ہم نے کئی یوٹیوبرز خاص طور پہ خواتین کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے قتل دیکھے ہیں. تو یہ سستی شہرت جو ہے نہ صرف ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کری ہے, بلکہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کا بھی جو ہے مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہوا ہے. اب وہ ویسے پہلی طرح کے نہیں رہے. آپ یہ دیکھیں ان چیزوں کی ٹیکنالوجی سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارے بچے ہوتے تھے وہ شام کے ٹائم اپنے والدین کے پاس, اپنے بڑے بھائیوں کے پاس, اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے وہ تربیت لیتے تھے. ان کو وہ ان کے والدین بتاتے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مگر اب جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا, آپ دیکھیں ایک فیملی کے اگر 5 بندے گھر میں موجود ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کے 6 موبائل ہوں, ہاں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, وہ اپنا اپنا کسی ایک کے پاس 2 موبائل ہوں, ایک کے پاس 2 موبائل ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے نہ صرف ہمیں معاشرتی اقتدار سے دور کرتے جا رہی ہیں بلکہ ہماری جو تہذیب ہے اس کا بھی اس نے جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا جو ہونا چاہیے سسٹم. یہ حکومتی معاشی پالیسیوں کو جو ہے یہ انہی یوٹیوبرز کے ذریعے, انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے جو ناکام دکھانے کی ایک منظم کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کی کیا وجوہات ہے؟ کیوں مطلب اتنا زیادہ ان میں منفی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کاشف صاحب, بنیادی طور پہ یہی چیز جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کی کہ میں اس کو اتنا سادہ نہیں سمجھتا کہ صرف ڈالرز اور اس کے لیے پراپر طریقے سے ایک منظم انداز میں اس سارے معاملے کو چلایا جاتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں, جب پاکستان میں ابتدا ہوئی تھی سی پیک کی تو اس کے بعد پھر یہ پوری فیکٹری پوری طرح سے آن ہو گئی تھی اور انہوں نے پاکستان مخالف مہم کے حوالے سے ساری حدیں پار کر دیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, دنیا میں زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نئی ریسرچ ہوتی ہیں, نئی پالیسیز بنتی ہیں, نئی راہیں نکالی جاتی ہیں نوجوانوں کے لیے بھی اور معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے بھی. اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک حد تک تو گورنمنٹ کی بھی جو غلط پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو ایک معاشرے کا بھٹکا ہوا طبقہ نظر آتا ہے جن کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, انہوں نے بس پیسے کمانے اور کیسے آتے ہیں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ سارے کے سارے اس کام کا ایندھن بنتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے اور اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی پالیسیز جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ دیکھیں, آپ اگر پوری طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو جہاں پہ بھی مخالفت نظر آئے گی. دیکھیں, دنیا میں جہاں پہ بھی ایک سولائز سوسائٹی ہوتی ہے, اچھا معاشرہ ہوتا ہے, وہ کسی بھی حکمران کی جو معاشی پالیسیز یا اور جو گورننس کی پالیسیز ہوتی ہے وہ حکمران کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ ملک کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف کی کسی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ شہباز شریف کی بجائے ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کافی عرصہ پہلے ہماری جو اس وقت موجودہ اپوزیشن ہے انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا, دنیا کے اداروں کو خط لکھنا شروع کر دیے. جس کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ شہباز حکومت کو نہیں ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا ریاست کو, ریاست پاکستان کو. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ خود بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ اویئر کرے کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ کو اگر اعتراض ہے یا آپ کو اختلاف ہے, آپ کو ہوگا نون لیگ سے, پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے اختلاف یا اس کی پالیسی سے اختلاف. آپ اگر ان تمام چیزوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنی شہرت کے لیے بہانہ بنا کر پھر اسٹیٹ کو نشانہ بناتے تو اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھوک بدحالی اور معاشی صورتحال کی خرابی آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا ہے, کہ کتنا عرصہ یہ پیچھے چلا گیا آپ کا سی پیک جو کہ پاکستان کی معاشی طور پہ شہر کی حیثیت رکھتا ہے. اور سی پیک 2 کی پچھلا عرصہ ہم نے کچھ باتیں سنی اور اس کو کتنی بے دردی سے ایسا ماحول پیدا کیا کہ سی پیک 2 کی آج کل آپ بات بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ پروگرامز پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک بڑی
हद तक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसके लिए उनको ज़रूरी है कि यहाँ पर एक प्रॉपर माहौल दिया जाए। अब आप ये देखें कि एक बड़े अरसे के बाद फिर अचानक आपके मुल्क में तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं, कितना अरसा खामोशी रही, उसके बाद फिर आप देखें कि कल से BLA भी बड़ी एक्टिव हो गई, उसके साथ साथ आपके मुल्क में तहरीक चलाने की भी बातें शुरू हो गई और बड़ा मामला कुछ आगे पीछे हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि इसको कहीं ना कहीं एंड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रियासत को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल वाज़ेह लकीर खींचनी पड़ेगी कि अगर काशिफ साहब को इख्तलाफ है किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से तो ये उनका राइट है कि वो पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से इख्तलाफ रखे, लेकिन अगर वो कोई भी उनका जो मूव है अगर वो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये कि आपको लगता नहीं है कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर अपोजिशन और जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनका बयानिया एक ही सेम पेज पर है? देखिए प्रॉब्लम सारा ये है कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता ये तो हम नहीं हमारी जानते। जो अपोजिशन है, मैं उस पर अब फतवा तो नहीं लगाने लगा कि वो कोई मुल्क दुश्मन है, लेकिन वो जिस बयानिए को लेकर चल रही है यकीनी तौर पे वो मुल्क दुश्मन बयानिया, वो शहबाज गवर्नमेंट मुखालिफ बयानिया नहीं है। अच्छा, अब वो इसको लेके क्यों चले, उसकी वजह ये कि आप जब भी किसी बयानी को लेकर चलते तो उसके लिए आपको चाहिए होती है फंडिंग। अब फंडिंग आपको तभी मिलती है जब आप मुल्क दुश्मन बयानियाँ लेकर चलते हैं, अदरवाइज वो आपको फंडिंग करते नहीं है और जब तक फंडिंग नहीं होती तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकते। अब सारे का सारा जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है वहाँ से कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। जिसके पास से फंडिंग आ रही है यकीनी तौर पर आपने उसका बयानिया टो करना है। तो पाकिस्तान में जब तक के एक वाज़े एक खास बयानिए के लिए फंड्स दे दिए, खास बयानी के लिए फंड्स दे रहे हैं ना, उनको क्या लगे, मतलब उनको के पाकिस्तान के अंदर बाकी चीज़ों पे आप क्यों जाते हैं। मतलब आप देखें पाकिस्तान में, मैं दोबारा कहूँगा कि पाकिस्तान में आपने कहीं देखा है कि वो ये सवाल करें कि पाकिस्तान की एजुकेशन का बेड़ा गर्क क्यों है, इस पर कोई डिबेट हो, कभी भी नहीं होती। हेल्थ का बेड़ा गर्क क्यों है, इस पर कोई डिबेट हो, कभी भी नहीं होती। अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम में बेहतरी आने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे कोई डिबेट हो, कभी भी नहीं होती। डिबेट किधर होती है, जहां पर आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होना शुरू होती है जिससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी के आसार हमें नज़र आना शुरू होते हैं। CPEC एक मुसलसल टारगेट रहा है दुश्मनों का और आपके अपने ये जो झूठा बयानिया लेकर चलने वाले इनका। CPEC के बाद अगर आप माइंस एंड मिनरल्स की जो और चीज़ें उसको देखें तो टोटली नेगेटिविटी उसके खिलाफ चल रही है। उसकी कोई 2-4 पॉजिटिव पॉलिसीज़ भी होंगी, वो आपने सुनी नहीं होंगी। उसकी वजह ये कि उसके लिए फंडिंग ही नहीं की जाती, तो कोई उसको आगे लेके आता ही नहीं है। अब यहाँ पर ये रियासत ने तय करना है और रियासत ने थ्रू प्रॉपर कानून ये तय करना है कि अगर आप आज़ादी इज़हार राय चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर से बाहर आप नहीं निकल सकते। अगर आपने इन पैरामीटर से बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर आपका ताल्लुक चाहे किसी भी शोबे से हो, किसी भी इदारे से हो, किसी भी ग्रुप से हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा अबहम ज़रूर है कि जहाँ पर ये लाइन बिल्कुल क्लियर ड्रॉ नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं फिर जाकर वो रास्ता दिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गुंजाइश निकल आती है। जैसे अगर आज की हम बात करें कि भाई 3 यूट्यूबर्स के लिए इजाज़त हो गई है, बाकियों को पाबंदी है। भाई 3 के ऊपर दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, ज़रा शहजाद मिर्ज़ा साहब से ले लूँगी जेल के हवाले से कि जेल, शहजाद साहब जो जेल चला जाता है वो हीरो बन जाता है। काशिफ साहब, और ये जो जेल की दीवारों के पीछे आपको क्या लगता है, मुलजिम और मुजरम बैठे हैं या बयानिए के हथियार बैठे हुए हैं? काशिफ साहब, बात यह है कि हर जेल जाने वाला बंदा जो है वो अगर हीरो होने लगे तो 302, 402 इस तरह की जितनी दफात के लोग हैं वो तो फिर हीरो बन जाएं। हीरो तो एक्चुअली वो होता है जो अवाम के कॉज के लिए, अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए लड़ता हुआ जेल जाए। तो इस वक्त जो शख्सियत जेल में है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हमें नज़र आई कि वो कौम के लिए गए हैं या मुल्क के किसी तरक्की को जो है वो देखते हुए वहाँ पर गए हैं। उनके ऊपर तो एक सियासी मुकदमात हैं, उसकी वजह से वो गए हैं और वहाँ पर वो जाकर जो हैं वो हीरो बन गए हैं। बाकी जो दूसरी बात ये है कि हर मुजरम जो है वो अपनी सज़ा काटता है और उसके बाद वो उसका एक बयानिया बना लेता है
जेल जाके वो सियासत को उसका रंग दे देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसा पुलिस कई ऐसे मुजरमों को गिरफ्तार करती है तो वो जैसा गाड़ी में उसको डाला जाता है तो वो विक्ट्री का निशान बना देते हैं, तो वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ा कारनामा किया, ये उनकी सियासी कैद है। और इसी तरह जो इस वक्त शख्सियत जेल में है उनका भी यही बयानिया बनाया गया कि इनको सियासी कैदी बनाया गया और इनके ऊपर जो है वो प्रेशर है सियासत का। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जेल जाने से देखें ना, अभी दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर जेल जाना ही किसी सियासी क़यादत का बड़कपन होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को भी जेल की जो मकबूलियत है वो सियासतदानों की नाकामी का सबूत है। देखें ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की मकबूलियत का मामला है तो फिर पार्लियामेंट पूरी को बंद कर दें, इलेक्शन कमीशन को उठाएं और डयाला जेल ले जाएं, उसको भी वहाँ पे बंद कर दें, वहीं पे पीएम हाउस बना लें। फिर इस तरह तो नहीं होता। जो जेल है वो जेल है। अब जेल को एक मुजरम जाके या एक मुलजम जाके उसको सियासी जेल की दीवारों के गिर्द घूमते हैं, उसका बयानिया बनाते हैं, उसकी मकबूलियत बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सियासतदानों की नाकामी है शहजाद साहब। सर सियासतदानों की इस तरह नाकामी नहीं, मैं कहूँगा सबकी नाकामी है। यूट्यूबर्स को वहीं से तो फायदा होता है, वहीं से तो उसको उसकी दुकान जो है खुलती है और वहीं से तो उसका सौदा बिकता है। सच की आवाज को दबाने के लिए झूठ का बयानिया बनाया जा रहा है। आवाज को दबाने के लिए मैं आपको ये बताऊं, शऊर बढ़ाया जा रहा है, शऊर दिया जा रहा है। वही तो मैंने आपको कहा कि उसके लिए हुकूमत को ये चाहिए कि उसकी कोई मुस्बत पॉलिसी बनाए ताकि ऐसी सिचुएशन जो ना हो। मेरा ख्याल ये है, देखें हमारे पास हमारे सेल फोन में हर तरह की ऐप्स मौजूद हैं, उसका हमें क्वेश्चन आंसर या कोई चीज़ चाहिए होती है हम उसमें देख लेते हैं। हुकूमत को कम से कम ये एक चीज़ चाहिए कि एक ऐसी ऐप लॉन्च करे कि अगर मेरे पास उसकी कोई न्यूज़ आती है मैं उसमें डालूं, उसको चेक करूं कि ये फेक न्यूज़ है या सही है। इसका कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। बाकी मर्जी से इस्तेमाल करेगी, बाकी ये जरूर है, लेकिन बेहतर ऐसे नहीं है कि आप अपने लोगों को अपने कॉलेज स्कूल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल्स पर तालीम दें, एजुकेट करें कि सच और झूठ में फ़र्क बताएं, घर में लेवल इस लेवल पे तरबियत दी जाए। बिल्कुल है, लेकिन बात यह है उसकी एक बुनियादी वजह, एक और भी वजह है हमारे यहाँ इस चीज़ की पनपने की। एक और बेसिक वजह यह भी है, हमारे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी ज़्यादा है, हमारे मुल्क में रोज़गार की कमी दी है, हम यहाँ पे रोज़गार मुहैया नहीं किया जा रहा। अगर हुकूमत रोज़गार बर वक्त मुहैया करे, महंगाई की सूरत हाल को बेहतर करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पढ़ा लिखा नौजवान यूट्यूब चैनल बना के लाखों डॉलर या करोड़ों डॉलर या हज़ारों डॉलर कमाने के चक्कर में, जाहिर है पैसा फिर जब उसको आ रहा होता है फिर वो ये नहीं देखता कि ये सच है ये झूठ है, वो ये देखता है कि उसका बयानिया बिक रहा है, उसका चैनल चल रहा है, वो चला रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो इस तरह राग़िब हो रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता बनाए, उनके लिए कोई रोज़गार के मौक़े पैदा करे। हम टीवी पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के और वज़ीर आज़म के बयानात भी सुनते हैं कि हम रोज़गार के लिए, मुल्की मैशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो बज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ है उस तरह की वो चीज़ें नज़र अभी आना शुरू नहीं हुई। हमारे यहाँ ये भी बताया जाता है कि यूथ के जो है उसको एक छोटी सतह पे लोन देंगे, उसके रोज़गार कारोबार के लिए जो छोटी सनत है उसमें उसको एडजस्ट करेंगे। ऐसी कोई चीज़ ज़मीनी हक़ाइक़ पे मौजूद नहीं है। मेरे एक दो और भी लोगों से बात हुई है, जिस वक्त वो पढ़े लिखे और टेक्निकल लोग हैं, वो कहते हैं जिस वक्त हमने अप्लाई करते हैं लोन्स के लिए, वहाँ जाते हैं घर की इंडस्ट्री के लिए, कोई छोटी फैक्ट्री या कारखाना डालने के लिए, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की इतनी भरमार कर देते हैं कि वो एक नौजवान जो है वो वहाँ से फिर दिल बर्दाश्ता हो जाता है। अभी आप ये देखें कि सड़कों के ऊपर आपको सब्ज़ हेलमेट वाले इतने लोग नज़र आएंगे कि जिसके पास आप देखें उसने सब्ज़ हेलमेट पहना, और वो क्या करें, लोगों ने रोज़गार नहीं कमाना। जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं वो तो इसमें लग जाते हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं वो फिर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो आने वाले वक्तों में फिर हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि आने वाले वक्त की जो मुसीबत है, जो बाद में सर पे खड़ी होनी है, आप उसके ऊपर पहले तवज्जो दें, उनके लिए रोज़गार, तालीम के लिए उनके लिए कोई बंदोबस्त करें ताकि वो इस तरफ राग़िब ना हो सकें। सही हो गया। डिटू साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास क्या ऐसी तजावीज़ हैं जो आप हुकूमत वक्त को देना चाहेंगे कि इन इक़दामात के ज़रिए इस झूठे बयानिए को, झूठे प्रोपेगेंडे को, और जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़े जाली सियासी कारकुन हैं, जाली प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के सहाफ़त की आड़ में यूट्यूब चैनल्स पे झूठा प्रोपेगेंडा और बयानिया और मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे ये इसको फ़िल्टर करें, कैसे रोकें, क्या तजावीज़ देना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा आसान है।
पहली बात तो ये कि इस वक्त बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए जितने भी लोग हैं उनको ट्रेस करना, उनके अकाउंट ट्रेस करना, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह इन्होंने ये 27 यूट्यूबर्स पे पाबंदी लगाई है, वैसे इसको 1-0 बढ़ाएं और 2700 कर दें। जो बंदा रियासत मुखालिफ एक बार भी बात करे उसको 1-0 बढ़ेगा, फिर तो 270 हो गए ना। 2-0 बढ़ा दें। 2-0 बढ़ा दें। तो शहजाद साहब भी मुत्तफिक हैं आपकी तजवीज़ शहबाज साहब चले इस बात से तो मुत्तफिक हुए, वरना वो कह रहे थे ना, वो 90% नहीं है। इनकी अब तादाद वो दुरुस्त की है। तादाद बढ़ा रहे हैं इनके जीरो दुरुस्त किए हैं। नहीं, जीरो दुरुस्त करें मिर्जा साहब, आप और भी आगे बातें मानेंगे। अब प्रॉब्लम सारा ये कि यहाँ पे जब तक आप इस बात से बाहर निकल के नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट को चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, जो भी बंदा रियासत मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखें, एक वक्त था कि जैसे भी आप अडियाला जेल की बात करें तो उसके पीछे हर दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई जलसा लेके आ जाते थे, 4 डंडे पड़े हैं, उसके बाद वो सिर्फ जलसे जुलूस सोशल मीडिया तक ही रह गए। इसको अगर थोड़ा और फिल्टर करें कि सोशल मीडिया पे भी जो झूठ फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सोशल मीडिया बिल्कुल ही आपका वाइंड अप हो जाएगा। आगे रह गई आपका जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया को चाहिए कि जितना टाइम ये सियासी और दीगर मामलात को देता है, जिसको आप नौसरबाजी कहें, जितना टाइम ये नौसरबाजों को देता है, इतना टाइम ये नौजवानों को भी दें। नौजवानों के लिए उनको एजुकेट करें, दुनिया में कौन कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं रोज़गार के, दुनिया में अमेज़ोन कैसे काम करता है, इसके अलावा और जो इंटरनेशनली मार्केट्स हैं वहाँ पर आप कैसे इंटर हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जैसे हमारे पास आए दिन पता चलता है फ़लाँ जगह इतने लोग मर गए, फ़लाँ जगह इतने लोग मर गए, वो कश्तियों के रास्ते जाते हैं, उनको आप सीधे रास्ते बताएं कि जी इस रास्ते से आप जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लाइसेंसिंग करे, उनको डिप्लोमा करवा के दे दे और बाकी चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बेरोज़गार आदमी चलता फिरता बम होता है, उसने रोज़गार कमाना है, फिर उसको जैसे भी मिले। और रोज़गार देना इस वक्त कहते हैं जब 5th जनरेशन की आपके पास टेक्नोलॉजी आती है तो फिर वहाँ पर रोज़गार का मसला नहीं रहता। अब प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट जो है ना अपने मनपसंद और एजुकेट नहीं कर रही लोगों को, बाहर निकलने के लिए तैयार ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरे यहाँ प्रोग्राम का मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि झूठ बोलने वालों को व्यूज़ तो मिल जाते हैं, मगर क्या वो अपना एतबार भी कायम रख पाते हैं या लोगों पर अपना एतबार जीत पाते हैं? और जब सच दब जाए और झूठ का शोर मच जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़हनों में भी लड़ी जा रही है। और फैसला अब आवाम के हाथ में है कि क्या वो जज्बाती बयानिए के पीछे चलेंगे या दलील और सच की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। सवाल मौजूद हैं, जवाब आपके शऊर पर कर्ज हैं, जवाब आपके शऊर ने देना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।